हेलो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर 10th क्लास का शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो बच्चे, इससे पहले हम बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे चैप्टर्स देख चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट, और नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की बात करेंगे। आज हम एक नए चैप्टर के साथ हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले, जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से समझ आ रहा है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों के बारे में बात हो रही है बेटा। मतलब हम बात करने वाले यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब हम तत्वों मीन्स एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले। तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे पदार्थ, ऐसा मैटर जो एक ही प्रकार के एटम्स से, मतलब अणुओं से मिलकर बनते हैं। जो एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ओनली वन टाइप, जो एक ही प्रकार के किससे एटम्स से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। हमारे पास, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, एग्जांपल में आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोना है, चांदी है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, मतलब आपके तत्व हैं। हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अभी तक हमने उसमें 118 तत्व ज्ञात किए हैं, मतलब 118 जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने अभी तक देखा है। और ये सारे के सारे, इन सब की जो डिफरेंट केमिकल और वो जो केमिकल मतलब रासायनिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होती है, विशेषताएं, इनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। अब हम बात करें, ठीक है, हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनकी हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो इतने सारे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। उनको एक सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, तथा उनके अध्ययन को एक मोर मैनेजमेंट की तरह, मतलब एक अच्छे से स्टडी करने के लिए, उनको इजी वे में स्टडी करने के लिए हमें ग्रुप्स में और कुछ पीरियड्स में डिवाइड करके उनको एक सारणी, मतलब उनकी एक टेबल बनाने की कुछ ज़रूरत पड़ी, ताकि हम उनको एक अच्छे, टू मेक द स्टडी दीज एलिमेंट्स ईजी, इन एलिमेंट्स की स्टडी को हम ज़्यादा ईजी कर सकें, मतलब सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ सकें, इसीलिए हमें उनके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अब इनके वर्गीकरण को बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से बताया। सबसे पहले जिन्होंने इन एलिमेंट्स के वर्गीकरण के बारे में बताया था, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले डोबेराइनर के त्रिक के नियम की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डोबेराइनर है, जिन्होंने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के तत्वों के बारे में बताया था हमें, और उन्होंने अपना त्रिक का नियम दिया। उन्होंने कहा, जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा, जब उनके बढ़ते हुए मास नंबर, मतलब उनके परमाणु भार मतलब उनके मास नंबर के अनुसार जब आप उनको क्रम से लगाते हो, मतलब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हो, सबसे छोटा सबसे कम मास नंबर वाला, फिर उससे अधिक मास नंबर वाला, फिर उससे अधिक द्रव्यमान जिसका, ये सब, मतलब उनको जब आप क्रम में लगाते हो तो उनके 3 तत्वों के समूह आपके पास आएंगे, जिन्हें त्रिक कहा गया। 3-3 एक्चुअली जो डोबराइनर थे, उन्होंने जितने भी तत्व थे उनको 3-3 के समूह में बांटा था बेटा। और उनके 3-3 में समूह में जब उन्होंने बांटा तो उन्होंने कहा कि इनको इनके बढ़ते हुए परमाणु के भार के अकॉर्डिंग इनके 3-3 के ग्रुप बनाए जाए, समूह बनाए जाए। और उनके 3-3 के ग्रुप बनाए थे, तो इसीलिए उन्होंने उसको नाम दिया, त्रिक का नाम दिया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। उन्होंने कहा, जैसे इनको बोला गया डोबराइनर के ट्रिक का नियम, या डोबराइनर का ट्रायड इसको बोला गया। तो उन्होंने 3 तत्वों को, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों को एक ट्रायड में रखा, एक त्रिक में रखा। लिथियम का परमाणु भार होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है बेटा 39। उन्होंने कहा, जब आप पहले और तीसरे जो आपके पास परमाणु हैं, उनके भार का औसत निकालते हो, औसत मतलब 7, इनके दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हो, तो इनका जो एवरेज है, जो औसत है, वो बीच वाले जो आपके पास परमाणु उसके भार के बराबर आएगा। उन्होंने इसको कहा कि जब त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। अब इनकी जितनी भी ट्रायड्स हैं, उन्होंने उसमें ये नियम डाला कि पहले और तीसरे को का जब आप औसत निकालते हो, वो बीच वाले के बराबर आएगा, बीच वाले के भार के बराबर आएगा। जैसे उन्होंने पहली तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम वाली दी थी हमें। सेकेंड जो ट्रायड थी वो उनकी कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम थी। कैल्शियम का परमाणु भार 40.1 होता है, स्ट्रॉन्शियम का 87.6 होता है और बेरिलियम 137.3 होता है। जब आप पहले 40.1 और 137.3 को जोड़कर उनका औसत निकालोगे बेटा, तो वो आपका
किसके बराबर आएगा 88.7, मतलब लगभग इसके बराबर आएगा, स्ट्रॉन्गशियम के बराबर। तो उन्होंने इनको तीन तीन के तत्वों को तीन तीन के ग्रुप में जो बांटा, इसको उन्होंने नाम दिया ट्राइड का। डोबेराइनर ट्राइड मीन्स व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, जब एलिमेंट्स को आप ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज में उनको अरेंज करते हो। ग्रुप्स ऑफ दीज आर नोन एज ट्राइड, इन ग्रुप्स को तीन तीन के जो ट्राइड बने, इनको उन्होंने ट्राइड का नाम दिया। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल जो उन्होंने कहा कि जो तीन तीन के ट्राइड बने हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होंगी। दूसरा उन्होंने कहा, एक नियम और दिया था उन्होंने, जो अभी हमने बात की थी, कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड वॉज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर। उन्होंने कहा था कि पहले और तीसरे, फर्स्ट और लास्ट वाला जो थर्ड एलिमेंट है, इनकी मास का जो एवरेज निकलेगा वो मिडल एलिमेंट के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर इनको दिखाया गया है कि ये 23 आया आपका और ये 88.7 आया। अब इनकी लिमिटेशंस क्या थी, देखो डोबेराइनर ने अपना नियम दिया, ठीक है, लेकिन इनके जो नियम था उसमें कुछ कमियां भी थी, जिनको इन्होंने जिनकी वजह से इसको हमने डिनाई कर दिया बाद में। इनकी लिमिटेशन, दो लिमिटेशंस मैं यहाँ कहूँगी, दो थी यहाँ पे। पहली, इन्होंने अपने तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार बनाया, जो बेस बनाया बेटा, वो एटॉमिक मास को बनाया, मतलब परमाणु के भार को बनाया, द्रव्यमान को बनाया, जो कि ठीक नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा, इन्होंने जितने भी ट्राइड दी, जितने भी एलिमेंट्स खोजे, उनमें से सिर्फ 3 ही ट्राइड ये दे पाए, 3 ही त्रिक के नियम की ट्राइड्स थी, त्रिक के समूह ये बना पाए। इसके अलावा वो किसी को इस त्रिक के नियम में फिट ही नहीं कर पाए। उन्होंने 3 जो ट्राइड दी वो आपको याद रखनी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्गशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 ट्राइड उन्होंने दी। इसके अलावा वो चौथी ट्राइड दे ही नहीं पाए, इसीलिए उनकी जो वर्गीकरण था इनका वो डिनाई कर दिया गया। अब दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास आए बेटा, न्यूलैंड। कौन आए हैं? न्यूलैंड ने अपना अष्टक का सिद्धांत दिया था। दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास न्यूलैंड थे, जिन्होंने अपना अष्टक का सिद्धांत, अष्टक का मतलब 8 तत्वों को एक साथ उन्होंने ग्रुप में लगा। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते भार, पहली बात इन्होंने भी परमाणु भार को ही अपना बेस बनाया, उसी के आधार पर इन सबको इन्होंने, इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने डिफाइन किया। और इन्होंने कहा कि जब आप इनको बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, तो आप ये फाइंड करेंगे, यू विल फाइंड कि पहले जो तत्व है, जो पहला एलिमेंट है, उसका जो जितनी भी जो गुण धर्म है, वो सारे के सारे 8वें तत्व के साथ वो क्या होते हैं, मैच होते हैं। जैसे जो हमारे पास डोबेराइनर थे, उन्होंने 3-3 के समूह बनाए थे, 3-3 के ग्रुप बनाए थे। न्यूलैंड ने 8-8 के समूह बनाए, 8-8 के ग्रुप बनाए, और उन्होंने कहा जो पहला तत्व है उसके सारे के सारी प्रॉपर्टी 8वें के साथ क्या होंगी, मैच होगी। जैसे उन्होंने कहा लिथियम और सोडियम के उन्होंने गुणधर्म क्या बताए, समान होते हैं। उन्होंने जो ये ट्राइड बेटा, जो अष्टक 8 का सिद्धांत, अष्टक मतलब ऑक्टेव का नियम जो इन्होंने दिया था, उन्होंने इसको मैच किया किसके साथ, जो हमारे सारेगामापा की जो नोट्स, म्यूजिकल नोट्स होती है उसके साथ। उन्होंने कहा कि आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे सारेगामापा में पहला जो एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ पर सा लिख दूँ तो ये रिपीट हो गया, पहले तत्व सा रे गा मा पा धा नी सा, नी और सा, मतलब जो 8वां तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पहला और 8वां, इनके जो गुणधर्म वो बराबर होंगे। ये मतलब जो 8वां वो इसके नीचे आ गया, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, बेरियम, इनके जो क्या हैं गुणधर्म, इन्होंने कहा वो समान है, ठीक है। तो लेकिन इनकी भी कुछ सीमाएं थी, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, कोबाल्ट और निकल को ये एक अलग अलग नहीं रख पाए, एक ही जगह रख पाए। दूसरा इन्होंने कहा यह नियम केवल, दूसरी बात इन्होंने कहा ये नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही ये लागू कर पाए, इसके आगे के तत्वों को ये अपने ऑक्टेव में, अपने अष्टक के सिद्धांत में ये रख ही नहीं पाए। नए तत्वों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया कि कोई और तत्व खोजा जाएगा या नहीं खोजा जाएगा। इन्होंने अपने टाइम पे 56 इनको एलिमेंट्स को खोजा था, और उन्होंने कहा कि 56 ही रहेंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी डीमेरिट थी, इनकी सीमाएं थी। दूसरा, इन्होंने न केवल तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुणधर्म मिलते ही नहीं, उनको भी इन्होंने एक ही अपने ग्रुप में रख दिया। तो ये भी ठीक नहीं था, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मिल ही नहीं रही हैं उनको आप एक साथ रख रहे हो। तो ये इनकी कुछ सीमाएं थी। मतलब न्यूलैंड के, अगर मैं ऑक्टेव की बात करूँ बेटा, तो न्यूलैंड अरेंज द देन नोन, उस टाइम पर खोजे हुए एलिमेंट्स को उन्होंने एक ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया। तो उन्होंने पाया, ही फाउंड दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिल रही है। मतलब पहले और फर्स्ट और 8th जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। और इसी को उन्होंने एक नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि इन्होंने म्यूजिकल नोट्स जो होती हैं सारे गा पा धा नि सा, उनके साथ इनको कंपेयर किया। जैसे फर्स्ट नोट 8वीं नोट के बराबर होती है, वैसे फर्स्ट एलिमेंट के गुणधर्म
जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 8वीं के बराबर होंगे, और इसी को इन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव का नियम इन्होंने दिया। ठीक है, ठीक है। अब इनकी भी वही लिमिटेशंस की बात कर रहे थे कि एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल करा पाए। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट थी उनको ये डिफाइन नहीं कर पाए, सभी को ये अपने ऑक्टेव के नियम में ये फिट नहीं कर पाए। मतलब कुछ लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से इनकी भी जो खोजें थी, जो इनकी डिस्कवरी थी, उनको डिनाई कर दिया गया। इसके बाद हमारे पास आए बेटा मेंडलीफ। कौन आए हैं? मेंडलीफ आए हैं। मेंडलीफ हमारे एक साइंटिस्ट थे बेटा, जिन्होंने हमें इनके आधार पर जो न्यूलैंड और जो डोबेराइनर ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिन आधार पर उन्होंने तत्वों को वर्गीकरण था, उन्होंने भी उन्हीं चीज़ों को स्टडी किया और आगे फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, बिल्कुल उन्होंने कहा कि परमाणु के भार, उन्होंने भी मेंडलीफ ने भी कहा ठीक है परमाणु भार पर ही सारी चीज़ें क्या होंगी, रखी जाएगी। परमाणु भार मतलब इन्होंने भी अपनी जो वर्गीकरण था उसका आधार क्या बनाया बेटा? एटॉमिक मास को बनाया। किसको बनाया? परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास को उन्होंने अपना बेस बनाया। उन्होंने भी कहा कि सबके आवर्त, अच्छा पहली बार मेंडलीफ वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आवर्त सारणी के बारे में हमें बताया। किसके बारे में? आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल। अभी तक किसी ने भी, दोनों में से किसी भी साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के बारे में बात नहीं की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें एक टेबल बनानी चाहिए। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल के बारे में बात ही किसने की थी बेटा? वो मेंडलीफ ने की थी। तो मेंडलीफ पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में कहा। ठीक है, उसके बाद मेंडलीफ ने दूसरी चीज़ बेटा, मेंडलीफ ने क्या किया? इन्होंने सारे के सारे जितने भी इन्होंने उस टाइम पे जो तत्व खोजे थे उनको एक जगह रखा और एक जगह एक टेबल बना दी। ठीक है, क्या बना दी उन्होंने? एक टेबल बना दी। समान तत्व जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक ही किस में रखा बेटा? समान, उनको उन्होंने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने उनको रखा। तो उन्होंने कहा कि इनको जो है हम क्या किस में बांट देते हैं बेटा? ग्रुप, कुछ समूह और कुछ, इन्होंने कहा कि जो ऐसे खड़ी हुई लाइनें हैं सीधी, इनको नाम दिया उन्होंने समूह, मतलब नाम दिया इनको ग्रुप्स का नाम दिया। जो ऐसी लेटी हुई लाइनें हैं उनको इन्होंने नाम दिया किसका बेटा? आवर्त मतलब पीरियड, आवर्त मतलब पीरियड्स का नाम दिया। तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन करते टाइम कहा बेटा कि कुछ सीधी कुछ ऐसी लाइनें होती हैं इसमें और कुछ ऐसे लेटी हुई लाइनें होती हैं। जो खड़े जो इन्होंने ऐसे बांटे उनको इन्होंने नाम दिया किसका? ग्रुप का। जो बिल्कुल वर्टिकल है आपकी इसमें टेबल में, उनको जैसे मैं यहाँ पर ये आपको बना कर दिखा रही हूँ, जो वर्टिकल लाइंस थी उनको उन्होंने नाम दिया समूह मतलब ग्रुप का नाम दिया, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे उनको इन्होंने नाम दिया पीरियड्स मतलब आवर्त का। उन्होंने कहा हमारे पास 18 समूह हैं। कितने समूह हैं? ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास? 18, मतलब 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास, और 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं बच्चे? 7 आवर्त मतलब 7 पीरियड्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में। उन्होंने कहा 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, मतलब 18 समूह और 7 आवर्त हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है ये सारी चीज़ें, लेकिन जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल अरेंज की बेटा तो उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने अपने सारे तत्वों को रखा। फिर मेंडलीफ ने कहा, उन्होंने कुछ चीज़ें और भी अच्छी कही बेटा। पहली चीज़ उन्होंने जो अच्छी कही, एक तो उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे खोजे उन सबको एक टेबल में अरेंज कर दिया। दूसरा उन्होंने जो दूसरी अच्छी बात कही, उन्होंने क्या किया, जो समान गुण धर्म वाले थे, जो एक जैसे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले थे, उनको उन्होंने एक ही आवर्त और एक ही समूह मतलब सेम ग्रुप और सेम पीरियड में अरेंज किया। उसके अलावा उन्होंने अपनी जो ये थे जो ग्रुप्स थे या समूह थे, या मैं कहूँ अपनी पीरियोडिक टेबल में अपनी आवर्त सारणी में कुछ गैप छोड़ दिया, कुछ खाली जगह छोड़ी, और उन्होंने कहा कि ये जो मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, कुछ मैं जो खाली जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, इनमें क्या होंगे तत्व आगे, इनकी कुछ तत्व आगे मिलेंगे जो उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ वाले जो एलिमेंट्स आएंगे उनके साथ मैच करेंगे। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने जो नाम छोड़े थे उसमें जब बाद में भरे गए, ये जैसे मैं यहाँ नाम बता रही हूँ, पहला है बच्चे स्कैंडियम, दूसरा है हमारे पास गैलियम और तीसरा है जर्मेनियम। ये 3 तत्व बाद में खोजे गए जिनकी गुणधर्म जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो किसके साथ, जो खाली जो उन्होंने जगह छोड़ी थी उनके साथ इन्होंने ये मैच हो रही थी। और इनका नाम इन्होंने दिया था, पहले जब छोड़ी थी जगह तब इन्होंने नाम दिया ईका बोरोन, ईका सिलिकॉन, ये इन्होंने नाम दिया ईका बोरोन, ईका सिलिकॉन। और तीसरे का इन्होंने नाम दिया था बच्चे, अगर मैं बात करूँ इनकी, तो ईका बोरोन, ईका सिलिकॉन, और इनके जो बाद में प्रॉपर्टीज़ मिली वो किसके साथ मिली थी, स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम के साथ मिली थी।
ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने कहा था, इन्होंने अपनी जो आवर्त सारणी थी उसके लास्ट में जो लास्ट वाला जो ग्रुप था उन्होंने ये दिया सब किसके लिए, निष्क्रिय गैसों के लिए छोड़ दिया। निष्क्रिय गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो क्रिया नहीं करती, मतलब जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, रेडॉन, ये हमारी कुछ गैसें होती है जो निष्क्रिय मतलब जो रिएक्ट नहीं करती। तो इन्होंने इन्होंने क्या किया, लास्ट वाले समूह में रखा, ग्रुप में रखा और कहा कि ये वो हमारी अक्रियाशील गैसेस हैं जिनका मतलब जो कभी क्रियाशील नहीं होती और हर एक जो तत्व है इनके पास पहुंचना चाहता है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ही समझ के साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें कही थी। लेकिन कुछ इनकी भी कुछ कमियां थी। जैसे इनकी जो कमियों की अगर मैं बात करूँ तो पहली कमी ये थी कि ये हाइड्रोजन को अपनी इस पूरी आवर्त सारणी में जगह ही नहीं दे पाई। जितनी भी चीज़ें इन्होंने खोजी लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को ये डिफाइन नहीं कर पाए। ना तो वो इनको फर्स्ट पीरियड अरेंज कर पाए कि चल मैं इनको पहले ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में रख देता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये ना तो ये धातु है कि मैं इनको पहले ग्रुप में रख दूँ। क्योंकि अगर आप अपनी आवर्त सारणी में देखेंगे ना बेटा, लेट अस सपोज ये आपकी आवर्त सारणी है, तो यहाँ देखो ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सी है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड होती है। और ये आपकी राइट हैंड साइड होती है, बीच में आपकी ट्रांजिशनल मेटल्स होती हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब बिल्कुल इधर लेफ्ट की तरफ और ये राइट की तरफ। हमेशा लेफ्ट में सारी मेटल्स होती हैं, मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं वो लेफ्ट में होती है। राइट में आपकी अधातु मतलब नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो वो ना तो इसको मेटल के समूह में ही रख पाए, ना इनको वो नॉन मेटल में रख पाए, क्योंकि वो इनकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी को डिफाइन ही नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन एक गैस है या हाइड्रोजन मेटल की तरह। क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और प्लस चार्ज कौन बनाती है, सारी जो मेटल्स है, जो धातु है वो प्लस चार्ज बनाती है। तो ना तो वो ये कह पाए कि ये मेटल ही है, क्योंकि ये इतना सॉलिड नहीं था, इतने ठोस नहीं था कि इसको मेटल के ग्रुप में रख पाए। ना ये इनको किसके हेलोजेंस के, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 गैस बना देता है। जबकि हमारी हेलोजेंस जैसे F2Cl2 क्लोरीन फ्लोरीन जो है ये भी अपने साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, अपने ही जैसे तत्व के साथ रिएक्ट करके गैस का रूप बना लेती है। तो ना तो वो इनको हेलोजेंस के ग्रुप में रख पाए, ना इसको वो मेटल के ग्रुप में रख पाए। तो मतलब एग्जैक्टली वो हाइड्रोजन को अपनी जगह क्या नहीं दे पाए, जगह नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की एक निश्चित स्पेस नहीं दे पाए। तो ये इनकी बहुत बड़ी कमी थी। दूसरी चीज़ वो क्या कर पाए बेटा, उन्होंने क्या किया, कुछ उनके एलिमेंट्स थे जिनको, जैसे अगर मैं बात कहूँ तो ये आवर्त सारणी जो मेंडलीफ ने दी थी वो है हमारे पास। कुछ ऐसे थे जिनको कुछ तत्वों को इन्होंने एक साथ रख दिया, जैसे आयरन, ये आपके पास निकल, आयरन और कोबाल्ट है, इनको उन्होंने एक साथ रख दिया। जबकि इनकी प्रॉपर्टी देखो, ये 55.85 है, ये 58.93 है, 58.7। अगर मैं इनकी, क्योंकि इनका जो बेस था वो क्या था बेटा, एटॉमिक मास था, मतलब द्रव्यमान था, लेकिन इसका द्रव्यमान तो इससे ज़्यादा है, फिर भी इन्होंने इसको इससे पहले रख दिया। तो ये कुछ कमियां थी जिनकी वजह से बाद में क्या हुआ, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो डिनाई कर दी थी। ठीक है, तो आज हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। पहले हमने बात की डोबेराइनर के बारे में बात की बेटा, फिर डोबेराइनर के बाद हमने न्यूलैंड की बात की और लास्ट में हमने बात की मेंडलीफ की। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी चीज़ें समझ आ रही है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। थैंक यू बेटा, थैंक यू।